नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी एलटी जीआईसी जीडीसी हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से हम चर्चा कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 35 के ऊपर। इसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे घनानंद की काव्य कला पर विचार कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले हमने बिहारी की काव्य कला पर आप सभी से चर्चा की थी। उम्मीद है कि उस वीडियो लेक्चर को आपने देखा होगा और नोट्स भी बनाया होगा। रीतिकालीन कवियों की जब भी चर्चा की जाती है तो बिहारी और घनानंद से प्रायः लिखित परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम घनानंद की काव्य कला पर आप सभी से चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत घनानंद को हर दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं। तो यदि यह प्रश्न 125, 200, 250 शब्दों की शब्द सीमा में पूछा जाए तो उम्मीद है कि आप लिख लेंगे। चलते हैं, बात करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन से इसकी शुरुआत करेंगे। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा हुआ है, घनानंद का मूल्यांकन करते हुए, कविता इनकी भाव पक्ष प्रधान है, कोरे विभाव पक्ष का चित्रण इनमें कम मिलता है। जहां रूप छटा का वर्णन इन्होंने किया भी है, वहां उसके प्रभाव का ही वर्णन मुख्य है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात के तरफ संकेत कर दिया है कि घनानंद की जो भी कविताएं हैं वो भाव प्रधान कविताएं हैं। विचार प्रधान के स्थान पर भाव प्रधान, जिनका संबंध सीधे हृदय से, हृदय पक्ष को छूने वाली कविता घनानंद लिखा करते थे। आगे आप लिखेंगे, रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवियों में घनानंद सर्वश्रेष्ठ हैं। ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा के प्रमुख कवि हैं। उनकी काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता आप लिखेंगे, वैयक्तिक प्रेम का चित्रण। घनानंद सुजान से प्रेम करते थे। वे एकनिष्ठ एवं अनन्य प्रेमी हैं। उनके अनुसार प्रेम मार्ग तो सीधा, सरल और निश्चल होता है। वहां विश्वासघात, चतुराई और कपट के लिए कोई जगह नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो घनानंद की पहली विशेषता है उनके काव्य की, वह है वैयक्तिक प्रेम का चित्रण। घनानंद सुजान नामक गणिका से प्रेम किया करते थे। ये भी सवाल खूब ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में पूछा जाता है। बाद में उनको झटका लगता है और उन्होंने कविता के माध्यम से ही बताया कि प्रेम का जो मार्ग होता है वो सीधा, सरल और निश्चल होता है। तीन विशेषताएं यहाँ पर प्रेम को लेकर बताई गई हैं, सीधा, सरल और निश्चल। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो वहां पर विश्वासघात, चतुराई और कपट के लिए कोई जगह नहीं। अगर ये तीनों चीजें कहीं दिखाई दे रही हैं तो ये मानकर चलिए कि वो प्रेम नहीं, कुछ और है। और घनानंद स्वाभाविक रूप से लिखते हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहने कुसयानप बांक नहीं, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला मन ले हूं पदे हूं हटाक नहीं। एक तरीके से उन्होंने सुजान को संबोधित करते हुए ये कविता लिखी हुई है। आगे चलकर जब घनानंद को देश निकाला का आदेश निकलता है और घनानंद सीधे वृंदावन पहुंचते हैं और वहां पर उन्होंने संप्रदाय का भी परिवर्तन करते हुए एक संप्रदाय से जुड़ते हैं और सुजान का अर्थ उन्होंने चेंज करते हुए कृष्ण से जोड़ दिया और उनकी आराधना करने लगे। तो ये वैयक्तिक प्रेम का चित्रण घनानंद की कविताओं की पहली विशेषता है। आप चाहें तो भी कोटेशन हम यहाँ पर प्रयुक्त कर रहे हैं, उनको केवल ऊपर की लाइन को ही लिखकर आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सभी प्रश्नोत्तर का अभ्यास कर रहे हैं। तो अभ्यास में ही संपूर्णता को हम ध्यान में रखते हुए आप सभी से चर्चा कर रहे हैं, वरना हम ही अगर अधूरा पढ़ाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगली जो विशेष आगे रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद की जो भी प्रेम परक कविताएं हैं उनकी विशेषता को यहाँ पर मूल्यांकित करते हुए लिखते हैं, प्रेम के गुण अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के किसी अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। तो जिस वैयक्तिक प्रेम की बात यहाँ पर की गई है, हमने कोटेशन के माध्यम से भी इसको बताया और शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में जिस कथन का प्रयोग किया हुआ है, यह कथन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने इसको
जुड़ा हुआ है। जब भी प्रेम परक कविताओं की बात की जाएगी तो शुक्ल जी के अनुसार प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के किसी अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं है। यानी रीतिकाल में तमाम कविताएं प्रेम को केंद्र में रखते हुए लिखी गईं, लेकिन घनानंद उसमें सर्वश्रेष्ठ है। अगली जो विशेषता है वो है रस निरूपण। जैसा कि आप जानते हैं रीतिकाल में रस, अलंकार और छंद इन तीनों को लेकर सभी कवियों ने लिखा है। तो घनानंद यहाँ पर किस तरीके से अपनी कविताओं में रस निरूपण करते हैं। घनानंद ने श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का निरूपण किया है, यानी कि संयोग और वियोग दोनों पक्षों का यहाँ पर संयोजन किया है, लेकिन उनमें अधिकतर विप्रलंब श्रृंगार के पद हैं, यानी कि वियोग श्रृंगार के पद ज्यादातर घनानंद की कविताओं में दिखाई पड़ते हैं। शुक्ल जी के अनुसार ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रस निरूपण में भी घनानंद ने वियोग को चुना है। ये बहुत ऐसे कम कवि होते हैं और वियोग को वही चुनेगा जिसको अपने जीवन में कभी वियोग हुआ होगा। ठीक है, संयोग के साथ में तो सब लोग होते हैं, लेकिन वियोगा अवस्था में व्यक्ति अलग होता है। अलग थलग अगर उसको कहें तो गलत नहीं होगा। और उसी समय जो कविताएं निकलती हैं वो अंतरदशा से निकलती हैं, हृदय से निकलती हैं। और घनानंद की कविताओं को आप पढ़ेंगे तो खुद ये महसूस करेंगे। और शुक्ल जी ने बिल्कुल सही मूल्यांकन करते हुए लिखा कि ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। एक कथन का प्रयोग करेंगे, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। बहुत मार्मिक पंक्ति है कि जिससे भी आप प्रेम करते हैं उसके सौंदर्य को देखकर आप कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। बार बार वो व्यक्ति आपको हमेशा नया ही लगता है। और तब नया लगता है जब आपका प्रेम सीधा, सरल और निश्चल हो। पता चला कि आप जब तक जेआरएफ है तब तक प्रेम कर रहे हैं, जेआरएफ के बाद जैसे ही बेरोजगारी की स्थिति में आए आपका प्रेम वहां पर टूट गया। हमने तमाम विद्यार्थियों को इस तरीके से देखा है कि जेआरएफ होने के बाद बड़े ही खुश मिजाज नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही 5 साल खत्म होता है, सारी सुख सुविधाओं का उपभोग करने के बाद नौकरी में जब आते हैं और नौकरी नहीं मिलती है तो तमाम उनके जितने भी संबंध हैं उनको छोड़कर एक किनारे अपने अन्य जीवन में चले जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पैर हमेशा जमीन पर रखना है और निश्चलता बना कर रखना है। इसलिए एक उम्र भी होती है, बीए एमए में पता नहीं चलता है कि आगे क्या होगा, लेकिन ध्यान रखना है इन चीजों को कि आपके साथ विश्वासघात न हो, चतुराई न हो और कपट का शिकार आप न बने। ठीक है, ये बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं। अगली जो विशेषता रही है वो है प्रकृति चित्रण। कवियों का प्रकृति से गहरा संबंध रहा है। घनानंद ने प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों का चित्रण किया है। लह की आवय ज्यों ज्यों पुरवाई पौन, दह की त्यों त्यों तन तांवरे तचय। तो यहाँ पर प्रकृति के साथ भी अपने वियोगावस्था को घनानंद ने जोड़ा है और प्रकृति का उन्होंने जो आलंबन रूप है या फिर उद्दीपन रूप है दोनों का चित्रण किया हुआ है। और इसमें भी आप कहीं न कहीं देख रहे हैं कि रस की मौजूदगी है। आप देख रहे हैं जो भी पंक्तियां दी गई हैं इसमें कोई न कोई अलंकार। मैं चाहूंगा कि लक्षण के आधार पर आप सभी के लिए होमवर्क है कि आप जरूर बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। इधर भी हमने आप सभी को बताया, इस पंक्ति में भी आप बताइए कि कौन सा अलंकार है, जिसके माध्यम से आपकी जो हिंदी व्याकरण की पकड़ है वो भी समझ में आ जाएगी। चौथी विशेषता है भाषा को लेकर। भाषा, इसलिए इस पर जोर देना है कि तमाम आलोचकों ने घनानंद की भाषा को लेकर विचार विमर्श किया है और शुक्ल जी ने तो काफी इसकी प्रशंसा की है घनानंद की भाषा की। घनानंद की भाषा सरस ब्रज भाषा है।
यह भाषा भाव निरूपण के लिए साधन के रूप में प्रयुक्त रही है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहां तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी कथनों का हमने यहाँ पर प्रयोग किया हुआ, ये सभी कथन आपके ऑब्जेक्टिव यानी कि प्री पर आधारित जितने भी एग्जाम है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं कि सब्जेक्टिव तौर पर ये कथन आपके लिए तो जरूरी है ही। कई बार एग्जाम में आप जाएंगे और सवाल यहाँ से मान लीजिए पूछ लिया जाएगा, भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संदर्भ में? तो जितने भी विद्यार्थी बगल में लगी हुई बिना वीडियो के भी कंसंट्रेट होकर देख रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर इस प्रश्न को देखते हुए उनके चेहरे खिल जाएंगे और वो सही जवाब देकर एग्जाम हॉल से बाहर आएंगे। तो भाषा को लेकर इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि ब्रज भाषा जो कि भक्ति काल में भी प्रयुक्त होती रही, जो भी कृष्ण काव्य रहा, समस्त कृष्ण काव्य ब्रज भाषा पर आधारित रहा। लेकिन रीतिकाल में आकर तमाम कवियों ने रीतिकाल की भी प्रमुख भाषा ब्रज भाषा रही। काव्य की बात करें तो उसमें भी शुक्ल जी ने घनानंद की भाषा को बहुत ही जबरदस्त बताया और कहा कि इस भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। और क्यों था? शब्द शक्तियों की वजह से। आप देख रहे हैं लक्षक और व्यंजक, ये शब्द शक्ति के तरफ संकेत किया जा रहा है। अगली जो विशेषता है वो है अलंकार की। अगर हम रीतिकाल पर बात करें और अलंकार की बात न करें तो आपका उत्तर अधूरा माना जाएगा। अलंकार योजना रीतिकालीन कवियों की प्रमुख विशेषता रही है। घनानंद ने उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, असंगति और विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। यमक का उदाहरण देखने लायक है। काहू कल पाए है सो कैसे कल पाए। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने यूजीसी नेट की तैयारी की होगी तो वहां पर आपने देखा होगा कि ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसमें कौन सा अलंकार है। इसका मतलब कि जितना भी आपने वक्त दिया यहाँ पर, एक एक लाइन आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस चीज को बिल्कुल आपको गांठ बांध कर चलना पड़ेगा, दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। मान लीजिए आप यहाँ पर सब्जेक्टिव तौर पर यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन यही पंक्ति पूछ दी जाए कि काहू कल पाए है सो कैसे कल पाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आप तुरंत बताएंगे कि यमक अलंकार है। इसके लिए आपको हिंदी व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं हुई, आपने घनानंद को पढ़ते समय इस बात को समझ लिया। और ये पंक्ति किसकी है? वो है घनानंद की। अलंकार के बाद हम बात करते हैं छंद योजना की। वैसे तो हम घनानंद को जानते हैं कि वो रीति मुक्त काव्य धारा की कवि रहे, यानी कि परंपरा से चली आ रही जितनी भी शास्त्रीय सिद्धांत रहे, सबका उन्होंने विरोध किया, एक तरीके से उसको तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो छंदों से दूर रहे, उनके छंद उस तरीके से नहीं रहे जैसा कि रीतिबद्ध या रीति सिद्ध कवियों के रहे। घनानंद रीति मुक्त धारा काव्य धारा से जुड़े हैं, लेकिन कविता की संगीतात्मकता को बढ़ाने के लिए कुछ छंदों का प्रयोग किया है, जिसमें सवैया, कवित्त, दोहा और चौपाई प्रमुख है। कवित्त का एक उदाहरण देखिए। जासो प्रीति ताई निठुराई सो निपट नेह कैसे करी जे की जरनी सो जताइए। तो ये कवित्त का एक उदाहरण है, इसको ध्यान में रखिए। पंक्ति घनानंद द्वारा लिखी गई। तो ये 5-6 विशेषताएं रही हैं, काव्यगत विशेषताएं घनानंद की। और बाकी जो रीतिकाल के तमाम जो कवि थे वो सभी प्रवृत्तियां घनानंद में भी दिखाई देती हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें थी जो अन्य कवियों से उनको अलग करती हैं, उन प्रवृत्तियों पर हमने आप सभी का ध्यान आकर्षित कराया, ताकि आप जब भी आंसर लिखें और एग्जामिनर अपने दिमाग में घनानंद को लेकर जो भी आंसर सेट किए हों, वही आंसर आपकी कॉपी में भी दिखाई दे। तो अब चलते हैं निष्कर्ष पर बात करते हैं कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि घनानंद का काव्य स्वतः स्फूर्त है, उसमें कोई कृत्रिमता और पांडित्य प्रदर्शन का प्रयास नहीं है। काव्य का सीधा संबंध हृदय की अनुभूतियों से है। आप देखेंगे यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकालीन कवियों पर चर्चा करते समय शब्दाडंबर की बात बार बार करते हैं।
कृत्रिमता की कई बार बात करते हैं, लेकिन जब भी घनानंद का हम मूल्यांकन करते हैं तो वहां पर कविता उनकी स्वतः स्फूर्त, मतलब जैसा उन्होंने एहसास किया, अनुभूत किया, वही उन्होंने कविता को लिखा और वही कविता सही भी होती है। कृत्रिमता और पांडित्य प्रदर्शन, जैसे पांडित्य प्रदर्शन की बात आ रही है तो तुरंत आपके दिमाग में केशव दास का नाम आना चाहिए, क्योंकि इसीलिए आचार्य शुक्ल ने कहा कि संस्कृत की कुछ चीजों को लेकर हिंदी में वो अपने पांडित्य को दिखाना चाहते हैं और चमत्कार को प्रस्तुत करना चाहते हैं। और इसी तरीके की बात अलग अलग कवियों के संदर्भ में भी शुक्ल जी ने कहा, लेकिन घनानंद के बारे में बिल्कुल इससे अलग बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि उनका काव्य स्वतः स्फूर्त था और हृदय से उसका सीधा संबंध था, हृदय की अनुभूतियों से था। तो घनानंद ने प्रेम भी किया था और उसी का प्रतिबिंब उनकी कविताओं में भी झलकता है। तो यहाँ पर आपने बहुत ही संक्षेप में घनानंद की काव्य कला को समझ लिया। उन बिंदुओं को आप अपने दिमाग में रखेंगे और निश्चित तौर पर एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन उत्तर लिख कर आएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।